क्योंकि आपका ट्रेडिंग लॉस 1800 रुपए है और उसका डबल 36 रुपए आपने चार्जेस दिए हैं। 25,000 भी नहीं बना, मैं बोलता हूँ 10,000 ही बन जाएगा। तो 10 इंटू कैलकुलेशन शुरू हो जाते थे सारे कि यार 2 लाख रुपए तो ऐसे ही बनता है। थांबा जिबली थापा। अगर आपका लग गया सही में, अगर आपका लग गया सही में, मतलब ये ना एक जुआरी की लाइन है, दिस इज अ गैम्बलर्स लाइन। ओ माय गॉड, 2250 रुपया तो टैक्सेस है, उसमें 2000 रुपए एसटीटी है। 15 पीस बनाने लग गए थे। हाँ। कितने कैपिटल पे? मैं नॉर्मली कैपिटल यूज किया करता था लाख से 1.5 लाख रुपया। मिड जून से लेके सितंबर एंड तक इस साल घुसे रहे हो, मेरे ख्याल से सुध खो के आपने ट्रेडिंग की। लेकिन हुआ इस दिन एट द एंड मार्केट ने रिवर्स किया और जो 80-90 हजार का लॉस था वो 12,000 के प्रॉफिट में बदल गया। जब ये जॉब छोड़ी तो क्या सैलरी थी इन हैंड? इन हैंड अराउंड 95,000 सैलरी। जैसे ही 12-13 हजार का प्रॉफिट आया, मेरे से तो रहा नहीं गया, एटलीस्ट बच के निकल गए। 90 हजार का लॉस का 12,000 का प्रॉफिट ही ठीक है। ओके, जयप्रकाश, जेपी आपने कहा कि मैं एड्रेस यू एज जेपी। हाँ। तो जेपी आर इनटू सेल्स, आपने पढ़ाई अच्छी की है, ग्रेजुएशन के बाद एमबीए किया है। थोड़ा बताओ अपने बारे में, व्हाट यू डू इन जनरल लाइफ। आप एक ऑप्शन बायर हो वैसे तो, बट स्टिल इन योर ट्रेडिंग, सॉरी, इन योर प्रोफेशनल लाइफ क्या करते हैं आप? प्रोफेशनल लाइफ इफ यू सी, आई मीन टू अ सेल्स, सो फार्मा सेल्स था हमारा, एथिकल प्रमोशंस में थे। सो बेसिकली हमारा जॉब ये होता था कि पर्टिकुलरली वी यूज टू बी अ रिप्रेजेंटेटिव फॉर द कंपनी, यू कॉल्ड अ ब्रिज बिटवीन डॉक्टर एंड कंपनी। स्पेशली कैसा था ना, इसके लिए भी जब हमने शुरू किया था उस समय भी जो 2007 और 10 का टाइम था, फार्मा प्रोफेशन इट वाज लाइक बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट होती थी दोनों जगह से। कंपनियां भी रिस्पेक्ट करती थी, रीजन इज दैट कि वी आर बैकबोन फॉर सेल्स। डॉक्टर्स रिस्पेक्ट करते थे क्योंकि उनको बहुत सारे नॉलेज, जो सपोज एक डॉक्टर है तो वो जब वो प्रैक्टिस कर रहा है तो उसने उसकी पढ़ाई 10 साल 15 साल पहले कंप्लीट की थी। कुछ सीनियर डॉक्टर्स होते हैं जिनको पढ़ाई छोड़े 20-22 साल हो चुका होता है। तो नए मॉलिक्यूल्स क्या है मार्केट में, नए अपडेट्स क्या है, नए ट्रीटमेंट के तरीके कैसे हैं, नए कॉम्बिनेशंस ऑफ मेडिसिन्स कैसी है, कैसे पेशेंट्स को अच्छे से ठीक किया जा सकता है। तो बेसिकली ये हम लोगों का जॉब होता था। अपन आते हैं ट्रेडिंग के स्पेस में। सो एक पहले मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दो, फिर हम जाएंगे ट्रेडिंग के डायरेक्शन में। जो ये जॉब छोड़ी, ये ट्रेडिंग के लिए छोड़ी या कुछ और रीजन था? ये को शॉर्ट में आंसर देना है। हाँ, मैंने जॉब छोड़ी थी ट्रेडिंग के ही चक्कर में। अच्छा, ट्रेडिंग के चक्कर में जॉब छोड़ी थी। कैसा था ना कि मैं जब कोविड के बाद में फिर से शुरू हो गई कहानी, हमने वर्किंग मई जून में शुरू कर दी थी। तो मई जून के बाद में कैसा था कि मैंने देखा कि यार चीज़ें अच्छी हैं यहाँ पे, पैसा तो लोग बनाते ही हैं, अपने को भी सीखना चाहिए और करना चाहिए। तो मैंने एक क्लासेस लगाई 21 डेज़ की, फुल फ्लैश में। रात को 9 से 11 उनकी क्लासेस होती थी। तो उन्होंने कोशिश की सिखाने की हमको सपोर्ट, रेजिस्टेंस, पैटर्न्स क्या होते हैं, कैंडल्स क्या होती है, मारूबूजी क्या होती है, बेरिश ट्रेंड क्या होता है। तो उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की सिखाने की और उन्हें 4-5 स्टॉक का नाम दे दिया और मैंने भी शुरू कर दी थोड़ी-थोड़ी ट्रेडिंग। नेक्स्ट 4 टू 5 मंथ ये ट्रेडिंग चलती रही और ठीक-ठाक था। मतलब 20-30 हज़ार रुपए का तो हो ही जाता था। महीने का कुछ नहीं तो 15 से 20 हज़ार रुपया प्लस के साइड में रहते थे। और कैसा होता है कि कभी-कभी आपको अपने जॉब में नॉर्मली ये था कि जो प्रेशर आता है ज़्यादा, तो कभी-कभी लगता है यार इतना प्रेशर झेलना ही क्यों? जब मैं एक तरफ ऐसी जगह घर पे बैठ के कामली कूल अपने टाइम पे करके जब मैं कमा ही सकता हूँ। 15 पीस बनाने लग गए थे। हाँ। कितने कैपिटल पे? ये मैं नॉर्मली कैपिटल यूज किया करता था लाख से 1.5 लाख रुपया पर ट्रेडिंग में। नॉट बैड। 1.5 लाख के कैपिटल पे 15,000, 10% निकाल रहे हो महीने का। ओके, फिर बट अभी अपन आएंगे कि वो निकल कैसे रहा था। तो जॉब छोड़ दी, ट्रेडिंग से पैसा आ रहा था, तो अभी डाउट आने लग गया कि जॉब करूं नहीं करूं। अभी थोड़ा पीछे जाते हैं, थोड़ा सा पीछे जाते हैं। ट्रेडिंग के बारे में पता कैसे चला था? एक्चुअली मैं बता ना, जैसे कोविड आया तो फरवरी में कोविड आ गया था 20 की वेव में। तो जैसे वो आया उसके बाद में मार्च गया, अप्रैल गया, तो 2 महीना तो वेले ही थे, क्या ही करें। तो कैसा होता था कि इससे बात की, उससे बात की, फिर एक कलीग ने बताया यार कि मैंने काफ़ी सारा पैसा डाल दिया था और मेरे को काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो गया। मतलब फेयर इनफ हो सकता है, क्यों नहीं। तूने क्या किया? बोलता है नहीं मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं स्टॉक देखता हूँ, फंडामेंटल्स चेक करता हूँ, उसका रेशियोज चेक करता हूँ, पीई रेशियो क्या है, अर्निंग कैसा था, उसका बैलेंस शीट देख लिया मैंने कैसा है और मैं उसके ऊपर ले लेता हूँ और 10 से 15% प्रॉफिट आ गया तो निकल जाता हूँ। तो मैं यार ये तो अच्छा है, ठीक है, फेयर इनफ, काफ़ी रिसर्च की है उसके बाद में काम हो रहा है। मतलब ठीक है, तो मतलब हमको भी करना चाहिए। लेकिन मेरा एक परसेप्शन था क्योंकि मैंने
2008 भी देखा था कि कैसे हुआ था, सत्यम की वजह से मार्केट एकदम इमीडिएटली क्रैश हो गया। फिर नोटबंदी के समय भी हमने देखा था कि मार्केट कैसे क्रैश हो गया, और बहुत कुछ सुन रखा था कि मार्केट में लोग कैसे बर्बाद होते हैं। तो इतना पता था, इसलिए हमने सोचा था नहीं, अगर हम तो करेंगे तो थोड़ा सीख वेख के करेंगे, ताकि हमको ये सारी प्रॉब्लम्स ना हो। सो कोविड के बाद में फिर मैंने सोचा यार चलो ट्राई करते हैं, फिर क्लासेस लगा ली, 1 महीने का कोर्स ले लिया, उन्होंने बेसिक बेसिक नॉलेज दे दी। फिर मैंने भी यूट्यूब से काफ़ी सारी मेहनत की, चार्ट पैटर्न, कैंडल सारी चीज़ें ली, और अपने जहाँ पे मैं नॉर्मली बैठ के प्रेजेंटेशन वगैरह बनाता हूँ, तो वहाँ पे स्टिक कर दिया। तो हमेशा नज़र जाती थी, अच्छा ये पैटर्न है, ये चार्ट है, ये फ्लैग पुल, तो सारी चीज़ें थी, मतलब लगा चलो देखा जाएगा। तो धीरे-धीरे हमने इंट्राडे स्टॉक्स में शुरू कर दिया। उन्होंने अभी 10-15 हज़ार रुपए का प्रॉफ़िट हो ही जाता था महीने के एंड में। किसी-किसी महीने में लॉस भी हो जाता था, लेकिन उस समय ठीक-ठाक था। मतलब कंपनी की तरफ से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी नहीं, वैसे भी अपॉर्चुनिटी थी नहीं बिज़नेस काम करने की, तो ट्रेडिंग में आ गए, थोड़ा बहुत पैसा सेविंग में से लगाया कैपिटल के रूप में और दिखने लग गया पैसा बन रहा है। अब यहाँ पे आके बड़ी हाइपोथेसिस आ जाते हैं जेपी, लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ स्ट्रैटेजी टेक्निकली सही कर रहा हूँ, मेरे को पैसा बनाना आ गया है, ये बहुत सही चीज़ है, जॉब में क्या ही रखा है। ऐसे 3-4 चीज़ें दिमाग में आ जाती हैं जो धीरे-धीरे पनपना शुरू करती हैं। तो मैं अज़्यूम करके चल रहा हूँ, जितना को अभी सुना है, कि ये सारी थॉट्स आई होंगी। अरे एकदम बढ़िया, जैसे होता था ना कि एक दिन ट्रेड में किया हमने, और नॉर्मली कैसा होता था ना कि दिन भर एक रिसर्च चलती थी कि कौन सा इंडिकेटर बेस्ट होता है। तो चलो हमने 10-12 इंडिकेटर निकाले, तो इंडिकेटर हमने बैक टेस्ट भी किया। लेकिन खासियत ये होती है, जब आप कोई भी इंडिकेटर को बैक टेस्ट करते हो ना, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है, एकदम सॉलिड। क्योंकि इंडिकेटर चलते ही हैं प्राइस के पीछे, वो आगे चल के पता चला कि ये सारे लैगिंग इंडिकेटर होते हैं, इनके जो इंडिकेटर्स होते हैं वो अपने आप एडजस्ट हो जाते हैं मार्केट के मूव के हिसाब से। लेकिन तब इतनी नहीं समझ थी, तो हम क्या करते थे कि हमेशा चलो हाँ यार ये इंडिकेटर यूज करना, आ गया लगा दो पैसा। और कुछ चीजें इसमें कैसे थे ना, कभी कभी जब आप गलत तरीके से पैसा कमा लेते हो ना, गलत चीजों से, तो आपका बिलीफ बहुत भयंकर हो जाता है। तो ऐसे ही मेरे साथ था, एक दिन मैं ट्रेड कर रहा था एक स्टॉक में, एसआरएफ में, और मैंने पोजीशन ली थी बाय की, और वो रिवर्स हो गया। मेरे ख्याल से 15-20 मिनट बाद ही रिवर्स हो गया। उस समय ये नहीं पता था कि कैसे करना चाहिए, एक्चुअली सपोर्ट क्या होता है, कौन सा सपोर्ट होगा। थोड़ा बहुत देखा, और ठीक है चलो जा ही रहा है, पैसा तो पड़ा ही है ट्रेडिंग अकाउंट में, कोई दिक्कत नहीं है। वो 20 मतलब तकरीबन 1% नीचे चले गया स्टॉक। तो मैंने उसके अंदर जितनी क्वांटिटी थी उतनी ऐड कर दी। जब वो रिवर्स करेगा तो मेरा 50% पे ही मैं बाहर हो जाऊँगा। देख रहा हूँ, तब भी नहीं हुआ। और तीसरी बार भी मैंने उसके अंदर सेम क्वांटिटी ऐड कर दी। तो मैंने टोटल उसकी 300 की पोजीशन बना ली, और ऑलमोस्ट ऑल मेरा लॉस 90,000 पहुँच गया था इंट्राडे में। मेरे ख्याल से 8 से 9 लाख की पोजीशन बना ली थी मैंने उसके अंदर, और मार्जिन की वजह से मेरी क्वांटिटी बहुत हाई हो गई थी। चल ही रहा था ऐसे-ऐसे। लेकिन हुआ इस दिन, एट द एंड मार्केट ने रिवर्स किया, और जो 80-90 हज़ार का लॉस था वो 12 हज़ार के प्रॉफिट में बदल गया। और जैसे ही 12-13 हज़ार का प्रॉफिट आया, मेरे से तो रहा नहीं गया, मैंने बोला यार छोड़ो, जान बची लाखों पाए, एटलीस्ट बच के निकल गए, 90 हज़ार का लॉस कहाँ, 12 हज़ार का प्रॉफिट ही ठीक है। मैंने उसको काट दिया, खो गया उस दिन। तो मैंने सोचा यार ये तो अच्छा है, अगर मैं गिरते हुए ट्रेड को भी एवरेज एवरेज कर लूँगा, ठीक है, मार्केट तो रिटर्न आ ही जाता है एक जगह से, तो एटलीस्ट मेरा पैसा बन जाया करेगा। रिटर्न तो आ ही जाता है। 90,000 का लॉस क्यों हुआ और 12,000 का प्रॉफिट क्यों हुआ? इन दोनों सवाल का जवाब था वैसे? नहीं, जब वो लॉस हो रहा था ना, तब तो ये समझ में नहीं आया था, ठीक है, क्योंकि अकाउंट में ठीक-ठाक पैसा था, और मेरे होल्डिंग में उस समय काफ़ी सारे स्टॉक्स थे, 12 से 15 लाख की होल्डिंग थी मेरे पास स्टॉक्स में। क्योंकि मैं स्टॉक्स में शुरू किया करता था, अच्छे प्राइस पे लगा, फंडामेंटल्स अच्छा है, आपने खरीद के रख लिया। तब ये इंट्राडे का इतना वो नहीं था कि नहीं यार अननेसेसरी कहाँ है, काम करना रहता है तो कंसंट्रेट नहीं हो पाता। लेकिन जब वो इंसिडेंट हुआ कि वो 90,000 का लॉस 12,000 के प्रॉफिट में बदल गया ना, तो यार ये तो ठीक ही है ना, वैसे भी मार्केट रिटर्न करता ही है, बाउंस बैक करता ही है। तो हमने 3 बार भी एवरेज किया, तो हमारी बाइंग प्राइस कम होते जा रही है। अगर मैंने कोई चीज़ ₹1 पे 100 खरीदी थी, उसके बाद में अगर वो और नीचे चले गई 80 पे, और मैंने 100 ऐड कर दिया, तो मेरा एवरेज प्राइस 90 हो गया।
अगर वो 70 भी चली जाती है और मैंने 200 क्वांटिटी ऐड कर दी तो मेरी प्राइस तो 80 हो गई ना। कहाँ मैंने 100 पे खरीदी थी, अब तो मेरे को 80 पे मिला है। अभी नहीं तो तभी निकल जाएगा। और इसी चक्कर में ना फिर धीरे 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 चीजें वर्स्ट वर्स्ट वर्स्ट, वो तो शुरुआत ही थी। तो वो एक गलती मतलब मैंने तो की ही की। फिर जो मेरे फ्रेंड्स वगैरह भी होते थे ना तो उनको भी एक 90,000 का लॉस था, चेक कर ले। 12,000 का प्रॉफिट ऐसे बनता है। पता क्या, देखो एवरेजिंग एक बहुत बड़ा इशू है लॉस को बड़ा करने का। जल्दी काटने की बजाय बंदा और ऐड कर देता है लॉस मेकिंग पोजीशन में विदाउट एनी अंडरस्टैंडिंग। इसका सबसे बड़ा रीज़न होता है कि हमें पता नहीं होता कि हमें काटना कब है, हमारा स्टॉप लॉस क्या है। हमारी पहली ट्रेड जब हम बनाते हैं, अगर हमें उसका एसएल पता हो, तो हमें आइडिया होगा कि मुझको एवरेज करना है या नहीं करना है। बिकॉज़ मुझे पता है कि मेरा एसएल क्रॉस नहीं हुआ है और मेरा टीपी की तरफ जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन द एनालिसिस समबडी माइट हैव डन, जो कि लॉस मेकिंग ट्रेडर्स में नहीं दिखता बिकॉज़ दे नो द एंट्री बट दे डोंट नो द एग्जिट्स आइदर वे। कि निकलना कब है, आपको 90,000 पे भी नहीं निकलना था और आपको 12,000 पे भी निकल जाना था और पता आपको दोनों टाइम पे भी नहीं था कि मेरे को निकलना कब है। तो इस केस में जब आपने एक बार गलती की, चलो मान लो कि एवरेजिंग करके आपने शुरू में प्रॉफिट बना लिया 1-2 बार, पर फिर आपका नुकसान भी हो जाता था। तो इससे पता लग जाना चाहिए था आपको कि भई ये हमेशा नहीं चलता है और कभी-कभी चल जाता है। मतलब दिस इज़ नॉट एन ऑब्जेक्टिव थिंग, मतलब साइंटिफिक चीज़ नहीं है ये, इमोशनल सी चीज़ है। तो वही मिस्टेक जेपी आप रिपीट क्यों करते गए? अ, कैसा था ना कि उस समय ये पता नहीं था ना कि हर बार ही ऐसा हो जाएगा। वो एक्सपेक्टेशन हो गई थी अब। एक बार 90,000 का लॉस का 12,000 का तो प्रॉफिट हो गया है। तो अब हमने मार्केट से एक्सपेक्टेशन रखना शुरू कर दी। मार्केट ही है, ठीक है, गिरेगा, गिरेगा, थोड़ा-सा बाउंस करेगा और फिर वो होता है ना, फिबोनाची वगैरह देख लिया था हमने इंडिकेटर पे कि यार कोई भी चीज़ कितने भी गिर जाए तो एटलीस्ट वो रिवर्स करने के लिए 32.8% करेगी, फिर 50% करेगी। अगर उसको ऊपर ही जाना है तो 61% का रिट्रेसमेंट लेके जाएगी। तो वो कैसा आधे-अधूरे सारे ज्ञान वो कंपोज़िट होते एकदम बढ़िया उन्होंने काम कर दिया कि हाँ, एक हो गया ऐसा, चलो कोई नहीं, स्टॉक गिर रहा है, कोई बात नहीं, कितना गिरेगा? मैं हूँ इधर खड़ा, मेरे पास बहुत सारा पैसा रखा हुआ है, मैं एवरेज करते रहूँगा। अभी नहीं तो थोड़ी देर बाद, थोड़ी बाद तो मैं निकल ही जाऊँगा, ठीक है। तो एक ये हो गया था, उस समय स्टॉप लॉस लेना मतलब कैसा होता था, क्यों लेना स्टॉप लॉस? या तो पूरा आए या पूरा जाए, रिवेंज। और धीरे-धीरे कैसा था ना, साइकोलॉजी एकदम बदल गई। और तभी भी ऐसा नहीं था कि बुरा हालत हो गया था कि नहीं लॉस ही होने लग गया था। कभी-कभी ऐसा होता था कि नहीं दिख जाता यार कि क्योंकि वो कैसा थोड़ा बहुत सीख लिए थे कि नहीं यार जब ज़रूरत से ज़्यादा चले जाए, वो नहीं आ रहा है नीचे, तो चुपचाप आपको काट ही देना है। ज़्यादा उसमें दिमाग नहीं लगाना है। वो नहीं आएगा मतलब नहीं आएगा। देखो लॉस मेकिंग ट्रेडर का बड़ा लॉस का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि उसको बीच-बीच पे प्रॉफिट होता जाता है और उस चक्कर में उसको लगता है कि मेरा प्रॉफिट होता जाएगा, तो ऐसी सिचुएशन आएगी जब मैं बड़ा प्रॉफिट निकाल लूँगा और मेरा सारा लॉस कवर हो जाएगा। और इसी चक्कर में, ये 99 के चक्कर में सुई घूमती रहती है और कभी भी जाके रुकती नहीं है। इवेंचुअली रुकती है एक एक रैशनल डिसीजन पे कि अब बस अब मैं नहीं सह सकता, ये जो कर रहा था बहुत गलतियाँ थी। एक बार वापस आते हैं अपन स्टोरी पे। यू टोल्ड कि आपने 1.5 लाख के कैपिटल पे लगाना शुरू किया तो 15-20 हज़ार का प्रॉफिट आना शुरू हो गया था और आपके दिमाग में ज़हन में बातें आने लग गई थी कि मैं जॉब छोड़ूँ, व्हिच इवेंचुअली लेड यू टू लीव द जॉब एज़ वेल। लेकिन जॉब छोड़ने से पहले और ये 15-20 हज़ार के प्रॉफिट के बाद का जो बीच का समय है, उसमें ऐसा क्या चल रहा था ऑन अ फाइनेंशियल बेसिस और एंड ऑन द जॉब बेसिस दैट मेड यू लीव द जॉब? किस कारण जॉब छोड़ा इवेंचुअली आपने? अ, ठीक-ठाक था, जिस कंपनी में था मैं, कंपनी बहुत बढ़िया थी, सेल्स में हमारा बहुत बढ़िया था। लास्ट 2 ईयर्स सेम कंपनी में मैं नंबर 1 था अक्रॉस द कंट्री। सेल्स में हमारी टीम नंबर 1 करती थी। मुंबई में हमने टॉप किया था 2021 में भी। सो वी आर टॉपर। तो उस तरह के सा सैलरी भी अच्छी, इंसेंटिव्स भी बहुत अच्छा आता था। तो फाइनेंशियली फ्री थे। बस इतना था कि यार ये चिक-चिक बहुत रहती है, इधर जाओ, उधर जाओ। सेल्स मतलब कैसा है, आपको कोई टाइम नहीं मिलेगा। नॉर्मली मॉर्निंग 9 स्टार्ट हो गया, रात को 9 भी बज सकते हैं, 10 भी बज सकते हैं। तो एज़ पर दी वर्किंग शेड्यूल वो तो लोगों को पता है, जो जॉइन करते हैं उनको पता है कि आपका फिक्स जॉब नहीं है। तो कैसा कहीं न कहीं ये दिमाग में आ गया था कि यार बहुत मेहनत करनी पड़ रही है और यहाँ है कि 6 घंटे में सब कुछ हो सकता है, तो क्यों इतनी मेहनत करनी है? चलो यहाँ भी कुछ किया जाए।
क्या बात है। तो ये एक चीज थी। हाँ ये तो जो बॉस को बोला कि मैं छोड़ रहा हूँ, पर उससे पहले जेपी उतना को प्रॉफिट तो होना शुरू हो गया होगा ना कि फाइनेंशियली यू कैन टेक दैट डिसीजन कि अब मैं छोड़ देता हूँ, इतना पैसा तो आ ही रहा है, कि ऐसा कुछ नहीं था ट्रेडिंग से? 20-22 हजार में चली रही थी गाने। हाँ 20-22 हजार 25 हजार पे आ जाता, किसी किसी ने 8 हजार रुपया बन गया। तो भी कैसा होता था ना, फुल ट्रेडिंग ही करना है। 20-25 हजार महीने की बात कर रहे थे आप? हाँ 20-25 हजार रुपया महीने आ ही जाते थे उसमें से, क्योंकि उतना अग्रेसिव में नहीं होता था कि एक साथ में मैंने डाल दिया पैसा। हमने चलो छोटा छोटा करते हैं, धीरे धीरे सीख जाएंगे। जब हम सीख जाएंगे तो क्वांटिटी वगैरह भी बड़ी कर देंगे। तो नॉर्मली कैसा 2 से 2.5 लाख रुपए रखे थे ट्रेडिंग के लिए, तो वो यूज़ करता था। लेकिन हुआ क्या, उसके बाद में फिर धीरे-धीरे जब मैंने जॉब छोड़ी और मैंने डिसाइड कर लिया था कि नहीं, नहीं करना, जॉब छोड़ दी। फिर आराम से 2 महीना मैंने ट्रेडिंग करने की कोशिश की। और जिस दिन मैंने जॉब छोड़ दी, ठीक था, सारी चीज़ें सब कुछ हो गया। और मैंने जर्नी जब शुरू की ट्रेडिंग की, तो सामने चार्ट वगैरह लगा के लोगों की तरह एकदम बढ़िया-सा लैपटॉप लेके स्क्रीन चालू है। सवेरे 8 साढ़े 8 बजे आ जाते थे, इधर-उधर देख लिए क्या चल रहा है मार्केट में, कैसा है। फ्यूचर मार्केट देख लेते थे यूएस का कि कौन से स्टॉक क्या कर रहे हैं उसके अंदर, उनका परफॉर्मेंस कैसा है जो इंडियन मार्केट में लिस्टेड हैं। तो नॉर्मली कैसा एक परसेप्शन बन जाता था कि यार वहाँ पे ऐसा किया है तो चांसेस यहाँ भी है कि कर सकता है। तो वो सारी चीज़ें थी दिमाग में, और फिर क्वांटिटी बढ़ा दी थोड़ी-सी। तो कभी 8 हजार, कभी 10 हजार। कैपिटल चेंज किया जब जॉब छोड़ने के बाद, जब फुल टाइम टाइप हो गए? नहीं, उतना ही रखा था, 2.5 लाख। जब मैं फुल टाइम भी आया तो कैसा था ना, मेरे पास स्टॉक होल्डिंग में अच्छे खासे पैसे थे, ठीक है, जिनको मैं निकाल नहीं रहा था। नॉर्मली मैंने ट्रेडिंग के लिए साइड में 2 से 2.5 लाख रखा था, तो उसी से मैं ट्रेड किया करता था। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है ना, जब मैंने आपको बोला कि वो जो एवरेज करने के एक बार प्रॉफिट हो गया था, तो कभी-कभी ऐसा लगता था यार कहाँ है होल्डिंग में रखा हुआ है। ये तो महीने में 10-12% दे रहे हैं या 5-6% दे रहे हैं। कभी-कभी नहीं आता है, 3-4 महीना लग जाता है। तो एक काम करते हैं ना, इनको थोड़ा क्लीनिंग करते हैं और इनको लेके आते हैं ट्रेड के लिए हम लोग। तो भी मतलब चलो ठीक है 5 लाख कर देते हैं, तो 25 लाख पे अगर 1% भी किया आपने, तो 2,500 रुपया हो जाता है आपका, 25,000 रुपया हो गया 25 लाख का। 5 गुना मार्जिन तो थी, तो मतलब 1% का मुँह पकड़ना है, तो ठीक है यार 25,000 भी नहीं बना, मैं बोलता हूँ 10,000 ही बन जाएगा। तो 10 इंटू कैलकुलेशन शुरू हो जाते थे सारे, कि यार 2 लाख रुपया तो ऐसे ही बनता है, कहाँ इतनी मेहनत करने की ज़रूरत है। 5 लाख का तो कैपिटल लाना है खाली आप। थांबा जेबी थापा। अभी 5 लाख रुपए निकाल रहे हो इक्विटी का, जो बहुत सालों से डाल रखा था आउट ऑफ द ओवरऑल कैपिटल, और आपका कोई सेटअप नहीं था? कोई सेटअप नहीं था। कोई, क्योंकि अभी अपने एसएल नहीं लगाना वाली थॉट जो थी वो थी अभी भी? ओह माय गॉड! तो आपने सोचा कि मेरा कैपिटल कम होना इज स्लोइंग मी डाउन, तो मेरे को अगर ज़्यादा पैसा कमाना है ट्रेडिंग से, वो ज़्यादा पैसे का अपन जाएँगे अभी वापस जो आप बता रहे थे, लेकिन वो ज़्यादा पैसे की डेफिनिशन क्या थी? आप क्या एक्सपेक्टेशन कर रहे थे मार्केट से? कितना पैसा दे मार्केट आप? मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ना कि जैसे मैं मूव पकड़ लेता था, ऐसा नहीं होता था कि जब मैं स्टॉक्स में करता तो मूव नहीं पकड़ पाता था। तो एक था 15 मिनट्स की कैंडल का ब्रेकआउट देखना है, ठीक है? तो जैसे ब्रेकआउट होगा, तो नॉर्मली कैसा जो सीखा था उसको अप्लाई करते थे। लेकिन अब उसमें कैसे दिक्कत थी ना, कि तब तो आधा ही सीखा हमने। तो 15 मिनट्स का कैंडल भी ब्रेकआउट हो रहा है, तो उसके ऊपर नीचे भी आपको रेजिस्टेंस सपोर्ट देखना है कि कुछ चीज़ होती है कि अगर वो ब्रेकआउट कर भी रहा है 15 मिनट्स में और वो अगर ऊपर रेजिस्टेंस है, तो चांसेस है कि वहाँ टच करके वो वापस नीचे आ जाएगा। और फिर नीचे आने के बाद में हमारा तो दूसरा दिमाग चलता था कि नहीं, हम तो एवरेज करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही हो जाएगा, वहाँ से भी अगर एक बार रेजिस्टेंस ले सकता है वो तो सपोर्ट भी लेगा। तो एकदम आराम से अपनी दुनिया रहती थी दिमाग में, और कैलकुलेशंस तो एकदम। और सपोर्ट लेगा तो वापस रेजिस्टेंस लेगा, क्योंकि एवरेज तो कर ही दिया अपन ने। तो वो सारी चीज़ें थी। लेकिन स्टॉक्स में कैसा होता था, काफ़ी टाइम लगता था। जब मैंने 1 महीने ट्रेडिंग स्टॉक में की, तो आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ता है। वो एकदम धीरे, धीरे, धीरे पूरे दिन में कैंडल बना के जाएगा। तो जब 1 महीने ट्रेडिंग किया है, बहुत टाइम लगा। ये तो काम करने से भी ज़्यादा मुश्किल हो गया है अब, क्योंकि एटलीस्ट आप काम में घूम फिर रहे हो, बात कर रहे हो, एन्जॉय कर रहे हो मोमेंट को। यहाँ पे कैसा आपको टकटकी लगा के बैठे ही रहना है। नहीं, नहीं, आएँगे, आएँगे। करेक्ट है, आई एग्री विद यू। आई वांट टू हियर दैट थॉट, बट अभी मैं स्पेसिफिकली उस फेज़ में हूँ आपके, जहाँ पे आप अभी फुल टाइम बने हो, और मैं उस एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी का एक डिफरेंस फिगर आउट करना चाह रहा हूँ, जो आपने देखा होगा।
तो आपने 2.5 लाख कैपिटल के बियॉन्ड भी गए और आप 5 लाख को लिक्विडेट करके आपने कैपिटल बना दिया। अज्यूम करके चल रहे थे कि आपको एक ठीक-ठाक रिटर्न, आप जैसे बताया मार्जिन के हिसाब से आपने कहा 25,000 का 10,000 भी बन जाएगा, मतलब ढाई 3 2 ढाई लाख रुपया महीना आपका एक्सपेक्टेशन, मतलब इन अ सेंस डबल द सैलरी आप सोच रहे थे कि मैं निकाल सकता, मोर और लेस। ये उम्मीद आपकी ये थी, बहुत रियलिस्टिकली बताना मेरे को उसी समय में जाके, कि उसी पहले महीने में ही उम्मीद बन गई थी कि मैं इसी महीने से ही बनाना शुरू कर दूँगा, या ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम? नहीं, ये एक्चुअली बनी थी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। होता क्या था ना, जब भी प्रॉफिट आता था ना, तो हमारा कैलकुलेशन चलने लगता था 30 डेज़ का। 10 डेज़ काट दो, 20 डेज़ का ट्रेडिंग होता है, तो जो भी अमाउंट प्रॉफिट में आया इंटू 20, हम लॉस ये वो सोचते ही नहीं थे। तो जिस महीने 20 का प्रॉफिट होता था, तो हमारी क्वांटिटी कम होती थी। यार अगर मैंने ये किया होता, तो मे बी 2 लाख रुपया बन गया होता यार। काहे इतनी मेहनत कर रहा हूँ। आपको हल्का-सा आइडिया है कि पहले 1, 2, 3 महीने आप किस लेवल पे गुज़र रहे थे? प्रॉफ़िट में थे, लॉस में थे, ऑन अ नंबर बेसिस? एग्ज़ैक्ट नंबर नहीं, बट सिर्फ़ प्रॉफ़िट था या लॉस चल रहा था? हाँ, जब तक मैं स्टॉक्स में था, तब तक ठीक था, कोई बुरा नहीं था। फिर जब 1 महीने बाद मैंने स्टॉक्स को चेंज करके जैसे ही मैं ऑप्शंस में गया, ठीक है? तो ऑप्शन में जाने के पहले भी मैंने देखा वहाँ पे थोड़ा बहुत कैंडल्स का समझ हो गया था, चार्ट पैटर्न, सपोर्ट, रेजिस्टेंस ये तो था। तो फिर मैंने सोचा यार चलो ऑप्शंस में करते हैं, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे से पैसा बनता था। किसने कहा? मतलब यूट्यूब जिंदाबाद, रील्स है ही है, सारा का सारा लोग इतना बना लिया, उतना बना लिया। तो वो सब दिखता ही था कि यार इसने इतना बना लिया। टेलीग्राम था उसके अंदर काफ़ी कुछ आया करता था कि यार लोग बना रहे हैं। 1-2 मैंने टेलीग्राम ग्रुप भी जॉइन किया था, तो नॉर्मली कैसा उनका प्रॉफिट शेयरिंग देखता था, ये लेवल दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। और जिस ऐप से मैं ट्रेडिंग करता था, तो उसमें उनका भी कॉल बाय आया करता था। नॉर्मली इंस्ट्रक्शन होती है कि यू कैन बाय फ्रॉम देयर, स्टॉप लॉस। तो उनका स्टॉप लॉस वगैरह हमेशा होता था कि ये रेंज में बाय करना है, ये स्टॉप लॉस है, ये टारगेट है। तो उनका क्लियर 3 चीज़ें होती थी। लेकिन हमारे पास जब हम करते थे ना, तो हमारे पास एक ही चीज़ क्लियर होती थी, एंट्री कहाँ लेना है, बाहर कब निकलना है, कब काटना है, कब प्रॉफिट बुक करना है, ये कुछ नहीं पता होता था। तो मैक्सिमम जब ऑप्शन में मैंने शुरू किया, तो ऐप की ही रिकमेंडेशन पे जाने लगा मैं। नॉर्मली अगर मैं उनकी रिकमेंडेशन भी मानता, गलती उनकी नहीं बोलूँगा मैं, वो तो उन्होंने तीनों चीज़ दी थी। एंट्री कब करनी है, कितने से कितने में, टारगेट क्या होना चाहिए और स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। उन्होंने तो तीनों चीज़ बताई थी। ठीक है। मैं वैसा नहीं करता था, मैं खाली एंट्री देखता था। तो उसमें कैसा है ना, मैंने और एक चीज़ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रिसर्च की थी कि जब भी वो एंट्री बताते हैं ना, तो वो शायद एंट्री से 10% और नीचे आता है, तो जो कि स्टॉप लॉस के एकदम नज़दीक हो जाता है। अच्छा। कई बार स्टॉप लॉस हिट करके वो वापस चले जाता है जो उन्होंने टारगेट दिया होता है। तो जब भी रिकमेंडेशन आती थी, तो मैं जैसे उन्होंने 60 और 65 पे एंट्री करवाई है, तो मैं वेट करता था कि वो 55 पे आए पहले तो। जब वो 55 पे आएगा, या मैंने 55 पे एंट्री पे ऑलरेडी डाल दी मार्केट लिमिट के ऊपर कि 55 पे आएगा तो हिट हो जाएगा, फिर आगे देखा जाएगा। तो नॉर्मली होता यही था, चलो वो मिल भी गया। अब क्या, अब वो स्टॉप लॉस तक भी आ गया, लेकिन मेरे को नहीं निकलना है वहाँ से। क्यों? एवरेजिंग वाला थॉट्स था। रिवर्सल, मार्केट रिवर्सल लेगी, वो तो बहुत बहुत डेंजरस है। नहीं, स्टॉक से जब ऑप्शंस पे ट्रांज़िट हुए, तो ऑप्शंस में ट्रेडिंग जिस तरह से स्टॉक में ट्रेडिंग करते थे, उसी बिहेवियर के साथ किया उसको भी सेम तरीके से, या उसको अलग तरीके से देखा? क्योंकि ये दोनों बहुत अलग प्रोडक्ट्स हैं, बहुत अलग-अलग चीज़ें हैं ये। नॉर्मली मैंने ना दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं किया। जब मैं स्टॉक्स में करता था, तो 5 से 7,000 8,000 की प्रॉफिट में निकलता था कभी-कभी, और कभी-कभी लॉस होता तो 6-7,000 3,000 के लॉस में निकल गए। बट ओवरऑल नेट में स्टॉक्स में प्रॉफिट में ही रहता था। कुछ चीज़ें थी कि वहाँ पे मैं एवरेजिंग वगैरह कर लेता तो निकल जाते थे। और स्टॉक में कैसा होता है कि चलो अगर मैं फँस ही गया कहीं पे, तो मैं उसको होल्डिंग में कन्वर्ट कर दूँगा। अगर मेरा लॉस बहुत बड़ा हो गया, तो मैं उसको होल्डिंग में कन्वर्ट कर दूँगा। इंट्राडे में जो बाय किया मैंने, उसको पोजीशन चेंज करके होल्डिंग में ले आ जाऊँगा मैं। तो मेरा वहाँ पे लॉस नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पास ही पड़ा होगा और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे जब मैं आया करने के लिए, तो यहाँ पे भी शुरू-शुरू में अच्छा रहा कि थोड़ा आपने क्विक एंट्री की, क्विक एग्ज़िट कर दिए, तो 20,000 25,000 30,000 मतलब यार यहाँ तो पैसा बहुत सॉलिड बनता है यार। अगर आपका लग गया सही में। अगर आपका लग गया सही में, मतलब ये ना एक जुआरी की लाइन है, दिस इज़ अ गैम्बलर्स लाइन जेपी।
बट रियलिटी यही है यार। तो अगर ये लग गया सही तो अच्छा खासा रिटर्न आ सकता है, मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ। दैट वाज योर स्टेटमेंट। हाँ, मतलब उसमें भी कैसा था ना कि यार इतना तो अभी रिसर्च कर ही ली, इतनी तो स्टडी कर ली कि पता है ये पैटर्न है, ऐसे ही जाएगा, बैक टेस्ट कर रखा हुआ है थोड़ा बहुत, नीचे इतना हेवी सपोर्ट है, जैसे ओआई चेक कर ली हमने ऑप्शंस की। नहीं, नॉर्मली कैसा होता था कि दिख गया, 2.5 से 3 लाख रुपए मैंने ऑप्शंस के लिए भी मतलब जो पूरा का पूरा कैपिटल था यहाँ शिफ्ट कर लिया था। तो शुरू में 8-10 दिन तो अच्छे थे कि मैं नहीं यार ज़्यादा नहीं करना, नए-नए हैं अपन, देख लेते हैं कैसा मूव है, क्या है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 10 लॉट के हिसाब से ट्रेडिंग होती थी। कितने की आती थी वैल्यू? पैसे की वैल्यू में क्या होता था वो? पैसे की वैल्यू अगर देखें तो 80-90 हज़ार में आ जाते थे। अच्छा। तो वो चीज़ें थी कि 80-90 हज़ार आप लगा देते हो और उसमें कैसा एकदम क्विक मूवमेंट आया, 20 पॉइंट्स आ गया, आप इन द मनी। नॉर्मली कैसा होता था, एटीएम पे ही लेते थे एट द मनी के ऊपर, इन द मनी तो कभी नहीं दिया। एट द मनी या फिर ओटीएम पे जाके लिया करते थे, एटलीस्ट वहाँ पे प्रीमियम तेज़ी से भागेगा। इतना ये पता था कि कितना भागेगा, क्यों भागेगा वो सब नहीं पता था अभी, कि उसके साथ में भी और कुछ चीज़ अगर देख ली जाती तो बढ़िया हो सकता था। नहीं करते थे, आराम से गए, खाली चार्ट पे एकदम खूब भरोसा किया, सपोर्ट रेजिस्टेंस जो हमने बनाया है, एक्चुअली बनना कहाँ चाहिए वो नहीं मालूम है, हमने अब ड्रॉ कर दिया है चार्ट के ऊपर, तो वो हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होना चाहिए, हमारे हिसाब से है वो। मैं कहने भी लगा था ये कि जो हम अपने हिसाब से एनालिसिस, हमारे बिल्कुल हमारे हिसाब से एनालिसिस कर रहे हैं, जिसका सच के एनालिसिस से कोई लेना देना नहीं है, जिसका टेक्निकलिटी से कोई लेना देना नहीं है, हम अज्यूम कर लेते हैं दिस इज द करेक्ट एनालिसिस और इसके हिसाब से मार्केट चलेगी और मैं इस हिसाब से अपने पोजीशंस को बनाऊंगा। वर्स्ट पार्ट जनरली ये होता है कि जनरली लॉस मेकिंग ट्रेडर्स अपने उस होममेड एनालिसिस को भी एज इट इज मान के नहीं चलते हैं और उसको भी तोड़ देते हैं। जो एंट्री एग्जिट लेवल वहां बनाए होते हैं उसको भी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं और फिर मार्केट के हिसाब से अपनी पोजीशंस को चेंज करते रहते हैं। वॉज दैट समथिंग जेपी आपके केस में भी होता था? यही होता था। नॉर्मली कैसे मैंने अगर ड्रॉ कर लिया है सपोर्ट रेजिस्टेंस, बेसिक्स तो कैसा था ना, सबसे बड़ा प्रॉब्लम था किसी चीज़ पे स्टिक ही नहीं कर सकते थे, कि उस समय भी मेरा था, मेरे को पता था कि मैं दिन भर है ना कोई इंडिकेटर ढूँढा करता था। तब ये इंडिकेटर्स का नहीं पता था कि ये सारे लैगिंग होते हैं, कोई आपको नहीं देता है। जितने भी इंडिकेटर होते हैं वो सारे आपको सिर्फ़ इंडिकेट कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं, इनका मतलब ये नहीं कि वो 100% होगा। तो बहुत सारे इंडिकेटर्स भी ढूँढना शुरू किया। मेरे को पता है एक सबसे बड़ा लॉस मेरा इंडिकेटर की वजह से ही हुआ था। मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहा था और मैंने वो इंडिकेटर अप्लाई कर दिया। इंडिकेटर में वो सपोर्ट के पास दिख रहा था कि हाँ यार, यहाँ और स्ट्रक्चर भी अच्छा बन रहा था कि यहाँ से वो ब्रेकआउट दे जाएगा। अभी दिया नहीं है। यहाँ पे कैसा कि मैं पीछे ना रह जाऊँ। फोमो भी बहुत था मेरे पास, मतलब भर-भर के था कि ये छूट ना जाए, छूट ना जाए। तो एंट्री कर ली और वो पुरानी वाली आदत मेरी कि एवरेज कर लूँगा तो हो ही जाएगा। एक दिन सिंगल ट्रेड डे था, मैंने 3 लाख का पूरा कैपिटल डिप्लॉयड कर दिया और जब मैंने डिप्लॉयड भी किया था, ऐसा नहीं था कि वन गो में डिप्लॉयड किया, पहले 50,000 डिप्लॉयड किया। फिर जब वो आधी कीमत पे रह गया तो फिर मैंने 1 लाख और डिप्लॉयड कर दिया, उसको 1.5 लाख पहुँचा दिया। फिर जब वो और नीचे आ गया तो मैंने उसको और डिप्लॉयड कर दिया। तकरीबन मैंने 3 लाख रुपए उसको एवरेज कर लिया था और वो ट्रेड मेरे ख्याल से ना प्रॉफिट में भी आ गया था। अराउंड मैंने 3 लाख रुपए लगा दिए थे और मैं 22 से 25,000 एक ही, मतलब बहुत स्पीड में चल रही थी। एक तो एक्सपायरी डे था वो और मूवमेंट बहुत हैवी था और मेरी क्वांटिटी मेरे ख्याल से मेरे को लगता है कि मैं जो 36 लॉट का मैक्सिमम लॉट होता है ना, मैं उसको भी पार कर चुका था। वाओ। तो जब वो मोमेंट आया भी कि मैं निकलूं तो ऑर्डर ही प्लेस नहीं हो पाया और मैं निकल ही नहीं पाया। जब वो 25 से 30,000 का प्रॉफिट लॉस में बदल गया, अभी ज़्यादा लॉस नहीं हुआ था, 3 लाख का कैपिटल डिप्लॉयड किया तो 40-45,000 का ही लॉस हुआ है सडनली। तो अगर मैं वहाँ भी निकलता तो उस दिन मेरे शायद 2.5 लाख रुपए बच जाते। मैं नहीं निकला वहाँ पे। फिर कितना लॉस हुआ उस दिन? 60 का लॉस 1 लाख हो गया, तब भी नहीं निकला। नहीं, अब जाएगा, अब जाएगा। घड़ी में दिख रहा है 15 मिनट बचा है खाली। तो उसके बाद में भी नहीं, 1.5 लाख पहुँच गया। फिर वही लॉस 2 लाख पहुँच गया, 2.5 लाख हो गया। उसके बाद में भी नहीं रुका। फिर ऐसा आ गया दिमाग में, यार जाने दो, जब 2.5 लाख चले ही गए तो ज़ीरो हो जाए। अरे लेकिन 50,000 रुपये पड़ा है यार, कम थोड़ी होता है। 16% ऑफ द कैपिटल। तो नॉर्मली हुआ ये कि
3 लाख में से 2,80,000 उड़ चुका था। फिर मार्केट ने ही मेरे को धकेल के बाहर किया। मैं भी तब भी निकलने को नहीं तैयार था। तो मतलब ऐसा हो गया था ना कि यार चलो, जा ही रहा है, पूरा ही जाए। नहीं, क्या ईगो थी इसमें, क्या था? गुस्सा आ रहा था? हाँ, वो मतलब जब एक बार वो 1.5 लाख क्रॉस हो गया ना, तो ऐसा लग रहा था कि उसके बाद में ठीक है, 0 हो जाए, क्या फ़र्क पड़ता है? क्यों? फर्क क्यों नहीं पड़ता? मैं तो नहीं काटूँगा, मैं नहीं काटूँगा बस। क्यों नहीं काटोगे? जीत हो गई, फिर मैं तो काटने वाला नहीं हूँ इसको। किस बात की? मार्केट से जिद कर रहे थे? हाँ, और वो एक आइडिया चल रहा था ना पीछे, क्या मार्केट तो बाउंस बैक करता है, शायद यहाँ से कर जाए तो। इस समय इतना फुल नहीं पता था कि यार वो सही में पूरा 0 हो जाएगा। ये मेरा लिया हुआ कॉल वो सही में 0 हो जाएगा, वो भी नहीं मालूम है। एवरेज ऊपर जाएगा, मैं निकल जाऊँगा। क्वांटिटी इतनी हैवी हो चुकी थी कि मैं खुद एग्ज़िट नहीं कर पाया। वो ट्रेड प्रॉफ़िटेबल हो गया था, लेकिन तो भी मैं एग्ज़िट नहीं कर पाया। और फिर जब नहीं कर पाया, तो वो सारी चीज़ें रह गई, अब जाने दो। मतलब सामने से लॉस बड़ा होता जा रहा है, नंबर्स बड़े हो रहे हैं, लाख, सवा लाख, और कुछ ही अंतराल के में सवा लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, पौने 3 लाख, एंड यू हैव नो इमोशंस लेफ्ट। हाँ, होने दो, अभी हो ही रहा है, क्या ही कर सकते हैं, जाने दो। कर सकते हैं ना, काट सकते हैं। काट सकते थे, लेकिन मन ही नहीं कर रहा था, नहीं काटना। क्यों? ठीक है, मैं फिर पूछूंगा, व्हाई? मतलब एक तो कैसा था ना कि यार इतना सारा, या तो आए या तो पूरा चले जाए, ठीक है, कोई नहीं। मतलब होता है नॉर्मली, कैसा होता है कि आपका पैसा जा रहा है, और ये कैसा था ना कि आपने हार्डकोर, मतलब आपके भले अकाउंट का पैसा तो रियल मनी है आपकी, लेकिन वो फील नहीं है कि जब आप हाथ से पैसा देते हो गिन के, तो वो फील होता है। यहाँ पे कैसा था ना, वो फील नहीं था, ठीक है, नंबर्स है, नंबर्स जा रहे हैं, मतलब कोई 3 लाख रुपए लेके जाता, गड्डियां लेके जाता अगर, तो रोकते खुद का। तो वो फील होता है कि ना मेरे 3 लाख ले जा रहा है। अच्छा, 50,000 का कैपिटल होता ओवरऑल, तो रोकते। 3 लाख का कैपिटल में 2.5 लाख चला गया तो फिक्र खत्म हो गई। हाँ, फ़िक्र वहाँ पे खत्म हो गई कि नहीं यार, चलो ठीक है, 50 लेके ही क्या करेंगे। ये शुरू-शुरू के दिनों की गलती है या आगे चल के हुई है? नहीं, ये था मतलब जब मैंने ऑप्शन शुरू किया और मैं जॉब छोड़ चुका हूँ। नहीं, नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन उस ड्यूरेशन के शुरू के बाद से 2 ऑप्शन के ये 2 पहले 2 महीने में ही हो गई कहानी। उस टाइम पे इंसिडेंट से क्या सीखे? उस टाइम पे? उस समय सीखने का वगैरह जो था ना थॉट प्रोसेस, वो आता ही नहीं था। अब जब वो उतना बड़ा लॉस हो गया ना, सीखना कुछ नहीं है अब। अब और रिसर्च करनी है कि एक्चुअली मेरे को सीखना चाहिए था मेरे लॉस से ही, ऐसा क्या हो गया? ऐसी कैसी चीज़ें हो गई जो मैं कर सकता था, मैंने नहीं की। मैं जब स्टॉक्स में था तब ट्रेडिंग जर्नल वगैरह बनाता था। एंट्री कब ली, स्टॉप लॉस क्या हुआ, प्रॉफिट आया नहीं आया, क्यों लिया, ये सब होता था। लेकिन जैसे मैं ऑप्शंस में आया ना, ये सारी की सारी चीज़ें चली गई। और फिर जब वो आने के बाद में इंडिकेटर डिपेंडेंसी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि बस इंडिकेटर देखो और उसी के ऊपर ट्रेड करना। इंडिकेटर्स की कहानी चल रही है, और रिलेटिवली इतना ज़्यादा भी टाइम नहीं हुआ था, सिर्फ मेरे ख्याल से 8-9 महीना स्टॉक्स वाला था, और उसके पहले 6 महीने अदर ट्रेडिंग, मतलब 1.5 साल भी नहीं हुआ था। और हम ऑप्शंस में चले गए थे कि चलो यहाँ से पैसा बनाएंगे। अच्छा, तो अगले दिन या अगले ट्रेडिंग सेशन में जब 3 लाख का ताज़ा-ताज़ा लॉस किया था, तो क्या सोच के घुसे और कितने पैसे से गए? ऐसा कुछ याद है? फिर वापस से आया, मैंने क्या, चलो कल का दिन तो बुरा था, शायद आज इतना बुरा नहीं होगा। वहाँ पे देखना चाहिए था क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। नहीं, उस समय कैसा, अब तो जॉब भी नहीं है, कोई काम भी नहीं है, करना ही क्या है? सिर्फ पता है कि मार्केट देखना है। रात को देख लेते थे उस समय भी। यूएस का मार्केट देख लिया कि उसने कैसा किया, तो नॉर्मली उसका इम्पैक्ट आएगा अपने मार्केट पे। वो जैसा करेगा, देखा जाएगा, चलिए सुबह। कोई प्रिपरेशन नहीं, क्यों ही लेना है, क्या ही लेना है, आज का मेरा प्लानिंग क्या है, कल इतना बुरा दिन हो गया तो कैसे मेरे को प्लान करना चाहिए, 3 लाख रुपए चले गए आपके, तो आगे वाली ट्रेडिंग में क्या करना है, कुछ नहीं, ठीक है। नेक्स्ट डे वापस देखना है मार्केट को, थोड़ा 10-15 मिनट देखा और होल्डिंग में से 3 लाख का स्टॉक बेच दिया फिर से, और उसमें से मेरे ख्याल से 80% इमीडिएट आ जाता है, बाकी सेटल होके आता है पैसा। तो 2,60,000 रुपए आ गए, और थोड़ा-सा कॉशियस था कि लेकिन यार लॉस तो हुआ है बड़ा, अब नहीं करेंगे अपन ऐसा, थोड़ा क्वांटिटी कम कर देते हैं। ये नहीं जाके देख रहा हूँ कि मैंने इतना हुआ ही क्यों, और मैं बड़े आराम से उस दिन 3 लाख का भी लॉस लेने की ज़रूरत ही नहीं थी।
ज़्यादा से ज़्यादा मैं 50,000 रुपये भी निकल सकता था। चलो मैं नहीं निकल पाया प्रॉफ़िट में, तो इतने बड़े लॉस में तो नहीं निकल सकता था। करेक्ट। नहीं समझ में आ रहा था, साइकोलॉजी हो गई थी ऐसी कि नहीं यार ठीक है। और जब लॉस होता है आपको तो एकदम स्टंट हो गया था। और वो जो बढ़ते-बढ़ते ना मैंने खुद देखा यार इतना हो गया, इतना हो गया, इतना हो गया, इतना हो गया। काटने का मन ही नहीं कर रहा था वो लॉस। नहीं तो अगले दिन 3 लाख लेके आए, खुद को सोचा कि मार्केट देखेंगे, पोज़ीशन छोटी रखेंगे और धीरे-धीरे चलेंगे। पूरी क्वांटिटी फिर नहीं की मैंने ट्रेड, क्योंकि वो एक्सपायरी डे तो निकल गया था, मार्केट इतना वोलेटाइल भी नहीं रहा, सेम डे तो ज़ीरो होने वाला नहीं था। तो उस दिन से मैंने थोड़ी दूरी बना ली बैंक निफ्टी से। नहीं यार, इसने अपने को डुबा दिया है, अपन इसके पास नहीं जाएँगे। गलती तो बैंक निफ्टी की थी, करेक्ट है, वेरी गुड एनालिसिस। हाँ, बैंक निफ्टी के पास नहीं जाएँगे, हम लोग जाएँगे निफ्टी के पास, ठीक है? निफ्टी रिलेटिवली इतना ज़्यादा वोलेटाइल नहीं है, इतना ज़्यादा मूवमेंट नहीं आता उसके अंदर। बैंक निफ्टी में 600, 700, 800 पॉइंट का भी मूवमेंट आ जाएगा तो 600-800 रुपए का मूवमेंट आ गया। उसमें तो बहुत कम मूवमेंट है, फिर स्टॉक्स में वापस क्यों नहीं चले गए? हाँ, तो स्टॉक्स को छोड़ के आने का रीज़न ही ये था निफ्टी, बैंक निफ्टी के पास कि हाँ, मूवमेंट बहुत अच्छा है। और वहाँ कैसे धीरे, धीरे, धीरे तो कैसा वो जो थ्रिल था ना, प्रॉफिट बन रहा है, एकदम स्पीड में बन रहा है। तो ठीक है, इस तरफ आ गए, बैंक निफ्टी को छोड़ दिया, फिर निफ्टी शुरू हुई। निफ्टी में भी ठीक है, तो कैसा था मेरा एक और ग्रुप था, तो नॉर्मली लोगों को मैं अपडेट कर दिया करता था ट्रेडिंग के बाद में। जिस दिन प्रॉफिट होता था, उस दिन ग्रुप में अपडेट जाता था, ठीक है? मेरे फ्रेंड्स से कुछ 10 से 15 तो मैं उनको अपडेट कर दिया करता था। तो 1 डेढ़ महीने बाद उन्होंने मेरे को एक ने फ़ोन किया, बोला, "यार आज तुमने कोई पोस्ट नहीं डाला, क्या हुआ?" बोला, "कुछ नहीं यार।" बोलता, "नहीं मेरे को मालूम है आज तुम्हारा लॉस हुआ है, इसलिए तुमने कोई पोस्ट नहीं डाला है, नहीं तो तुम्हारे प्रॉफिट के तो भरे पड़े हैं स्क्रीनशॉट यहाँ पे।" मैंने बोला, "हाँ यार आज हो गया।" मैं बोलता है, "कितना हो गया वो तो बता दे।" तो नॉर्मली अगर 20,000 का लॉस हो गया तो नहीं यार 2,000 का लॉस हो गया। किसी को बताना भी नहीं है ये, नहीं तो कैसा होता है ना कि कोई आपसे बात तो करे। और लॉस में सबसे बड़ा होता है इनिशियली हम लोग है ना लॉस छुपाने लगते हैं। आप अगर जब छुपाओगे तो कोई क्या ही बता पाएगा आपको। भले उसको मार्केट के बारे में पता है, नहीं पता है, आप उससे शेयर तो करो। हो सकता है वो किसी और से शेयर करो, उसको कुछ पता हो, तो आपकी हेल्प हो जाएगी। तो लॉस को छुपाना और प्रॉफिट को बढ़-बढ़ के दिखाना, हर जगह बताना, गाँव में ढिंढोरा पीट देना, ऐसी चीज़ें हुआ करती थी। नॉर्मल है ये, लॉस हाइड करना नॉर्मल है। एक बहुत अच्छी चीज़ है सोशल मीडिया की, वो लोग है ना वार्न भी करते हैं आपको। जैसे कुछ चीज़ें आपको कभी नहीं करनी चाहिए अगर आप स्टॉक मार्केट में आ रहे हो, कि आपको लोन का पैसा नहीं लेना चाहिए। अगर आपने लोन का पैसा लिया ट्रेडिंग में, तो कुछ ही नहीं हो सकता मतलब। लेकिन होता कैसा है ना, लोग समझना नहीं चाहते और मैं भी उसी में से था, कोई अलग नहीं था। क्यों लोन का पैसा क्यों लिया? आपका तो होल्डिंग पड़ा था ना अभी। हाँ, होल्डिंग थी, तो थोड़ा और ज़्यादा सेफ हो जाएगा ना, इन केस अगर कुछ ऊपर-नीचे हो जाए तो। ओके। थोड़ा एक्स्ट्रा कॉशन के लिए पैसा ले लिया था मैंने। पहले मैंने लोन लिए थे 836 के। ओके। वो 8 लाख का लोन लिया और नॉर्मली मैंने उस पैसे को सीधा-सीधा उठा के होल्डिंग्स में डाल दिए और ठीक था, उसमें से ठीक-ठाक पैसा बन भी जाता था। ऐसा नहीं था कि होल्डिंग में कभी लॉस हुआ हो, कहाँ पे आया, कहाँ गया। तब भी इतना एक्सपर्ट नहीं था, लेकिन था एक एवरेज मूवमेंट है, अप ट्रेंड पकड़ लेते थे उसको। नॉर्मली 52 वीक लो जो स्टॉक्स हैं और उनकी कैटेगरी हुआ करती थी कि वो निफ्टी 50 का ही होना चाहिए। निफ्टी 50 के बाहर नहीं जाना है। निफ्टी 50 में ही 52 वीक लो होना चाहिए और लास्ट सपोर्ट जाके देखते थे कि अगर वो आस-पास आ रहा है, तो उसमें एंट्री कर ली, क्योंकि निफ्टी 50 में सब कुछ बढ़िया ही है उसका, आज नहीं तो कल फिर से वापस चला जाएगा वो ऊपर। तो वो एक लॉन्ग टर्म के लिए सोच रखा था कि अगर मैंने ऑन एन एवरेज बैंक का लोन था वो 14% था एनुअली, तो 1-1.25% हो गया। और नॉर्मली 3 महीने में कोई भी स्टॉक 12 से 15% तो अगर अपसाइड जाना है तो जाएगा ही जाएगा वो। तो ऑन एन एवरेज उस हिसाब से भी कैलकुलेशन चलने लगते थे कि यार चलो 40 टू 50% का एनुअल रिटर्न है, सब कुछ ठीक रहा तो, नहीं भी ठीक रहा तो आपको क्या ही भरना है 14%। नेक्स्ट ईयर में भी वो रिवर्स कर जाएगा जब, तो आपको दोनों साल का पैसा एक ही बार में दे देगा। तो उस हिसाब से लोन ले लिया था मैंने। वो लोन लेने के बाद में चलो ठीक है, वो होल्डिंग में पड़ा था लोन, वो मेरी होल्डिंग अलग, ये लोन की होल्डिंग अलग। अच्छा। फिर लोन के पैसे आ गए और मेरे पैसे जो मैंने ट्रेडिंग में डाल रखे थे, वो भी अलग से थे। तो अब दूसरे महीने के बाद में ही जो मेरे पर्सनल पैसे थे वो सारे खत्म हो गए। मेरे ख्याल से 2 महीने में मैंने 6 साढ़े 6 लाख का लॉस कर लिया था, फुल डे ट्रेडिंग के चक्कर में ही। वो दूसरा 3 लाख का ट्रेंच भी खत्म हो गया था।
हाँ, वो भी खत्म हो गया, उसको भी खत्म होने में शायद महीने ही लगे होंगे। और तब भी मेरे नहीं समझ में आ रहा है कि 6 लाख मैंने गँवाए हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ ऑप्शन की देन है। करेक्ट। हाँ, तो ठीक है, अभी करना क्या है या नहीं, चलो अब ये चले गया, तब भी चालू है ट्रेडिंग। 2 ढाई महीना हो गया तो फिर चीज़ें समझ में आई यार, कि जहाँ से मेरे को पैसा आ रहा था, उस चीज़ के लिए मैंने 18 से 20 साल, उसमें मैं शायद, हाँ, 16 साल 17 साल का करियर था। तो मेरा यार, ये 16 साल की मेरी मेहनत की, जो मैंने उतना एक्सपर्टीज़ ली थी ना, वो उसकी वजह से मेरे को इतनी सैलरी आ रही थी। यहाँ मैं इसके चक्कर में आ गया और क्या ही रह गया। तो बैक टू बेसिक 2 ढाई महीने बाद मेरा, यार बंद करो ये सब, फुल डे वगैरह कुछ नहीं होता है, फुल डे ट्रेडिंग कुछ नहीं होती है। बैक टू बेसिक्स, जाओ अपने जॉब पे चुपचाप, कि क्या होता है डे ट्रेडिंग। और है, सबके बस का नहीं है। जब आप कोई काम करते हो, तो जो एनवायरनमेंट होता है ना आपका, वो अलग होता है। और जब आप डे ट्रेडिंग में आते हो ना, ठीक है, जिस दिन प्रॉफिट हो गया आप उस दिन बहुत चौंकोगे। और ये 2 महीने में ही मेरा एनालिसिस हो गया था, मेरे को एनालाइज़्ड हो गया था कि अब इतना सारा चीज़ें होंगी आपके साथ। क्योंकि जब आप बाहर से रह के देखते हो ना, क्या चलो यार वो डे में ट्रेडिंग करता है, खाली ट्रेडिंग ही करता है दिन भर। हमको ये दिखता है बाहर से कि 9 टू 3 का जॉब है उसका खाली। लेकिन उसके लिए कितनी मेहनत की वो नहीं दिखाई देती, और उसके बाद क्या होता होगा वो भी नहीं समझ में आता है। क्योंकि 3:30 बजे के बाद आप करोगे क्या? अब वापस चलते हैं, जो 8 लाख का आपने लोन लिया था, उसका कोई खराब क्लाइमैक्स तो नहीं हुआ? धीरे-धीरे मैंने उसको उसी में दे दिया। मेरा एक्सेड हो गया था, क्या है ना, वो जब समझ में आया ऑलमोस्ट, ये पूरी जर्नी में 19.5 लाख है ना वो, तो वो 2 साल ही लगा, 2 से सवा 2 साल। उसके बीच में सारे मैंने चौपट कर दिए। और जब वो चौपट भी किए तो क्या होता था ना, जब आप अलग-अलग लोगों के साथ होते हो, एक फ्रेंड था मेरा, उसके साथ भी ट्रेडिंग करते थे हम साथ में, ठीक है? तो पहले तो मैं एटलीस्ट मेरा चार्ट वगैरह देखा करता था, सब कुछ देखा करता था। अब हम लोगों का गेस ट्रेडिंग होती थी। लोग डब्बा ट्रेडिंग करते हैं, हम लोग गेस ट्रेडिंग किया करते थे। वो कहीं से टिप लेके आता था, किसी को शायद फॉलो भी करता था वो। तो मैंने, यार देख, मेरे को किसी को फॉलो नहीं करना है। तो गैस पे कैसा था कि चीज़ें चलती रही वहाँ पे, मतलब। और ठीक है, फिर इसके बाद और एक चेंज आया। पहले बैंक निफ्टी ने धोखा दिया, फिर निफ्टी ने धोखा दिया। अरे वो धोखा थोड़ी दे रहे थे जेपी यार। मतलब मेरे हिसाब से, मेरा पोज़ीशन के हिसाब से, उन्होंने मेरे को तो धोखा दे दिया, उन्होंने मेरे को पैसा नहीं दिया। मैंने इतनी मेहनत की, मैंने इतना पैसा लगाया, इतना समय लगाया, उनके लिए अपनी नौकरी छोड़ दी, उन्होंने क्या किया मेरे साथ? आय हाय! कुछ नहीं दिया मेरे को। चलिए, तो फिर मैंने डिसाइड किया कुछ और भी ऐड करना चाहिए, कहीं न कहीं मिसिंग है। तो स्टॉक ऑप्शन भी एक चीज़ होती है। नई दुकान। हुँ। हाँ, तो नई जुगाड़ में लग गए। तो उसमें कैसा होता था, अब 2 तो थे ही, बैंक निफ्टी भले मना कर दे, लेकिन ऐसा नहीं होता था कि कंट्रोल कर लिया, नहीं करना है। वो कभी न कभी, कहीं न कहीं, किसी-किसी में आ ही जाता था, 1 लॉट, 2 लॉट, 3 लॉट, वो एंटर कर ही जाता था उसके अंदर। वो जैसे-जैसे एंटर करता था, तो अब हो जाता है कि बैंक निफ्टी भी चल रही है, निफ्टी भी चल रही है, और स्टॉक ऑप्शन भी चल रहा है। वॉव! तीनों चीज़ एक साथ में। और तीनों का कुछ पता नहीं कि क्या चल रहा है, बस। कुछ नहीं पता है। एक स्टॉक ऑप्शंस के पहले थोड़ी-सी रिसर्च की गई थी। बोलते हैं ना, आधी-अधूरी रिसर्च कैसे की जाती है, तो वो मैंने की थी। तो मैं क्या करता था, स्टॉक ऑप्शंस को ओपन करता था, उनका ऑप्शन चेन जैसे ओपन किया, तो उनका पुट कॉल रेशो देखना है। तो पुट कॉल रेशो के हिसाब से जो मेरा कैलकुलेशन था, कि अगर किसी स्टॉक का पीसीआर 0.6 है, तो नॉर्मली वहाँ से बाइंग आती है उसमें। ओके, मान लेते हैं। हाँ, तो ये मेरे दिमाग में था कि ये ऐसा होता है। तो मैं अब सारे, और निफ्टी 50 के स्टॉक्स में इधर-उधर नहीं जाना था। ये अच्छा था कि खाली निफ्टी 50 के ही स्टॉक्स में जो करने हैं उनके साथ ही करना है तुमको, यहाँ-वहाँ नहीं जाना है। तो पुट कॉल रेशो चालू हो गया। काफ़ी दिन देखा कि हाँ यार, पीसीआर अगर 36 के पास हो, 0.36 के आसपास, तो नॉर्मली वहाँ से बाइंग आ ही जाती है, और ठीक-ठाक मूवमेंट रहता है। और वो जो कॉन्सेप्ट भी था स्टॉक ऑप्शंस का, कैसा, वो तो सामने से अवेलेबल है आपके पास मंथली में। आपको वहाँ पे एक लंबा विज़न, लंबा टाइम मिल जाता है कि एक डायरेक्शन अगर आपका सही है स्टॉक का, सही स्ट्राइक प्राइस पकड़ी है आपने, तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता है। और स्टॉक ऑप्शंस आपको बढ़िया-बढ़िया ऑप्शंस देते हैं, इसलिए कि स्टॉक ऑप्शंस बने किस लिए थे, वो अलग चीज़ थी।
तो इतनी समझ थी कि स्टॉक ऑप्शंस नॉर्मली बने हैं इसलिए कि अगर आपके पास कोई होल्डिंग है, आपको दिख रहा है सामने से कि कुछ बुरा हो सकता है, तो आप पूरा लॉस बचाने के लिए उसका पुट खरीद के रख लेते हो कि जो भी लॉस मेरी होल्डिंग में होगा एटलीस्ट मेरे को यहाँ ऑप्शन देके जा सकता है, छोटा सा प्रीमियम देके। तो ये एक बचने का तरीका होता है। तो लेकिन हमने कुछ और तरीके से सोचा कि नहीं, हम इसको थोड़ा अच्छा और एक्सप्लोर करते हैं। तो पीसीआर रेशो हमने पकड़ लिया, रिसर्च की, लाइन की और पीसीआर के ऊपर हमने खरीदना शुरू कर दिया। 1 लॉट, 2 लॉट और वही पुराने वाली बीमारी अभी तक खत्म नहीं हुई, वो एवरेजिंग वाली। बीमारी नहीं, वो तो खुद की एक फितरत हो गई थी। हाँ, हाँ, एक वो था। तो अब वो जो ऑलमोस्ट 3, 6 धीरे-धीरे स्टॉक और बाकी सब में मिला के 9 के ऊपर चले गए हैं, फिर मैं ऑप्शन में आ गया हूँ। अब मैं तीनों कर रहा हूँ, स्टॉक्स, फ्यूचर एंड ऑप्शन, स्टॉक्स में, बैंक निफ्टी, निफ्टी में। स्टॉक में नहीं जा रहा हूँ अब मैं, क्योंकि स्टॉक में काफ़ी टाइम लग रहा है। अब मेरे को चाहिए पैसा फास्ट, जो जितना फास्ट गया है, वो उतना फास्ट आए। पर जा ही रहा है ना, फास्ट जा रहा है, फास्ट तो हो रहा है पर जा रहा है। हाँ, फिर से मैं जॉब पे आ गया तो मैंने सोचा यार चलो और सिक्योर्ड हो जाता हूँ, तो मैंने एक और लोन ले लिया ओ माय गॉड, रियली? ओके, क्या रीजन था उसके पीछे? कि थोड़ा सिक्योरिटी रही कि मैं स्विंग ही अच्छा था मेरा। वो अगर मैं ले लेता हूँ, 14-15% का एनुअल है और नॉर्मली अगर मैंने 30% भी गेन कर लिया तो नेट लॉस प्रॉफिट मैं इसका भी ईएमआई दे पाऊँगा। अच्छा अच्छा, लोन पे ट्रेडिंग करके पिछले लोन का पैसा दे पाऊंगा, क्योंकि और नए लोन का ईएमआई। हाँ, तो वो तो है, सैलरी है, लोन की ईएमआई देने में दिक्कत नहीं थी। कैलकुलेशन ऐसे चलते थे ना कि अभी अगर 8 का शायद 16,000 रुपया ईएमआई बनती थी उसकी, ऑन एन एवरेज 14% एनुअली के हिसाब से। तो ये 16,000 रुपए जो है मंथली मेरे को देना है। अगर मैंने 16 लाख का और लोन ले लिया और उसको होल्डिंग में डाल दिया, 3 महीने का ऑन एन एवरेज अगर मैं 10% का भी रिटर्न पकड़ता हूँ उसके ऊपर, तो 1,60,000 रुपया होता है। करंट अमाउंट का अगर मैं जो कैलकुलेशन करता हूँ, तो आप अगर ईएमआई देखते हो 16,000 के हिसाब से 3 64,000 रुपए ये और इसकी 64,000, पुट टुगेदर भी मेरे पास कुछ पैसे बचेंगे। तो कैलकुलेशन एकदम बढ़िया होता था कि हाँ, ये नंबर्स है, ये नंबर्स है, इनको ऐसे मैच करना है। बट इट इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन कि आप उतना पैसा मार्केट से निकालोगे ही निकालोगे। ये असम्पशन बेस्ड था सारी चीजें कि ये अज्यूम कर ली चीजों को। अगले 6 महीने में ना कोई चेंज नहीं हुआ बल्कि उल्टा, जो वो 8 लाख पहले लिए थे वो भी आ गए अब मार्केट में। ये स्टोरी चलती रही, नो लर्निंग, कुछ नहीं सीखना था। अब तो ऐसा हो गया था, 2 ही 3 चीजों के बेस पे ट्रेडिंग होती थी, या तो फोमो होता था, मैं पीछे ना रह जाऊं इसलिए खरीदना है, लॉस भी हो रहा है, ठीक है आ जाएगा, अभी नहीं तो बाद में आएगा। जब 19 साढ़े 19 लाख, मतलब पहला लोन का पैसा खत्म हो गया, दूसरे लोन का पैसा खत्म हो गया, अब आपको ईएमआई देनी पड़ रही है। तो जो पहले 0 ईएमआई होती थी, अब ईएमआई का बर्डन शुरू हो गया। 15 लाख का होल्डिंग वो खोया, 16 लाख का लोन का ईएमआई अलग से शुरू हो गया। फिर तो अब आप ईएमआई के लिए जॉब कर रहे थे। हाँ, वो जो 2 महीने थे ना, तो उसने बहुत अच्छे से लेसन दिए थे कि वो उस 2 महीने में घर पे रहने के बाद में भी क्या करूँगा ट्रेडिंग के बाद। चलो, लॉस था तो बुरा हो सकता है, लेकिन अगर प्रॉफिट भी होगा तो क्या ही करूँगा घर पे रख के रहकर। 3.5 से उसके बाद का समय क्या? तो इसलिए था कि नहीं यार, ये चीज़ें अपने लिए वर्कआउट नहीं करेंगी। इतना समझ में आ गया था, जॉब रहेगा तो सब कुछ है। जो चीज़ मैं कमाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ऑलरेडी मिल रही थी, इतनी सैलरी तो थी ही। मतलब वो सहूलियत दिख रही थी ना कि थोड़ा-सा ऐसा लग रहा था कि प्रेशर कम हो जाएगा, सुनना नहीं रहेगा या सुनाना नहीं रहेगा, आपको किसी को आंसर नहीं करना है। वो बाहर से देखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये मैंने रियलाइज़ किया अंदर जब आप आते हो एक्चुअल फुल डे ट्रेडिंग, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो हर किसी के बस का है। फिर अभी जो आपका पीएनएल है, एक बार उसको गो थ्रू कर लेते हैं जेपी। ये जो दिख रहा है ये सारा एक्टिविटीज़ हुआ है स्विंग के चक्कर में, है ना? उससे ज़्यादा कुछ नहीं था। और अगर हम लोग शुरू करते हैं तो एक बार इसी को देख लेते हैं, कोई बात नहीं। तो अभी आपका जो लेटेस्ट ईयर चल रहा है, ओके 25-26 से शुरू करें, ओके। तो इसमें तो आपने अभी अगस्त में लास्ट मंथ कुछ किया, आप कह रहे हो ये स्विंग है। हाँ, ज़्यादातर इसमें ऐसा था, ये देखिए, कुछ यहाँ-वहाँ से जो ये
ये जो जून देख रहे हैं ना, ठीक है, यहाँ से थोड़ा बहुत लर्निंग हुई थी, तो उसको अप्लाई करना है, ठीक है। ये एक, ये एक, ये एक और ये एक, ठीक है। तो ये बैक टू एक शुरू हुई थी जुलाई से, ठीक है। तो कुछ चीज़ें पिछले 2-3 महीनों में प्रैक्टिस के बाद में निकाली गई, उसको टेस्ट की गई। 31 जुलाई को वो टेस्ट की गई, अगस्त में टेस्ट की गई और ये ओवरऑल था। फिर कुछ चीज़ें नहीं आई तो बंद कर दी गई। तो ये लास्ट डे था 14 अगस्त को। ये टोटल चार्जेस जो हैं, इसका आई का आइकन पे क्लिक करना आप एक बार। ओके, इसका सेग्रीगेशन मैं समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपका ट्रेडिंग लॉस 1800 रुपये है और उसका डबल 36 रुपये आपने चार्जेस दिए हैं। मेरे को ये समझना है कि ऐसा क्यों है, क्या दिया है आपने? ज़रा एसटीटी दिया है, ब्रोकरेज दिया है? एसटीटी मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा गया है इसमें, जहाँ तक है, क्योंकि नॉर्मली एसटीटी पहले से बढ़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, नहीं, बट दिस इज वेरी स्ट्रेंज। इसमें ब्रेकअप आता है कि कितना आपने क्या क्या चार्ज दिया है? ट्रेड एंड चार्जेस में चल के देखते हैं। 66 ट्रेड दिए हैं आपने, 1200 ब्रोकरेज दिया है और टोटल चार्जेस आपके 4000 रुपये हैं। ओके, तो 1200 ब्रोकरेज निकाल दें अगर, अच्छा ये है, ओ माय गॉड, 2250 रुपया तो टैक्सेस हैं, उसमें 2000 रुपये एसटीटी है। तो आपके लॉस से ज़्यादा आपने एसटीटी दिया है। आपका लॉस 1800 रुपये था, आपका एसटीटी 1953 रुपये है और 1200 रुपया ब्रोकरेज है। आप ये हाई वैल्यू जो आपका ट्रेड वैल्यू होता था, वो काफ़ी ज़्यादा वैल्यू होता था। जो मेरी ये सारे मैंने फिर से शुरू किए थे ना, जो पहले मैं किया करता था कि स्टॉक्स में खाली स्टॉक्स को इंट्राडे में बाय सेल करना है। तो कैसा होता है, जैसे भी 100 स्टॉक भी लिए, तो अगर मैंने किसी चीज़ के 100 लिए इंटू 5 मार्जिन के हिसाब से वो 10 लाख का हो गया। तो वो 10 लाख की एक्चुअल वैल्यू पे एसएसटी लगाते हैं। इतना जो बड़ा कंपोनेंट दिख रहा है ना, ये इसमें 2 ही रीज़न है। आइदर मैं प्रॉफिट में हूँ या लॉस में, वो एसएसटी तो भरना ही है। हाँ, हाँ, वो तो दोनों तरफ रहेगा। उसकी वजह से ही ये इतना बड़ा कंपोनेंट बन जाता है कि लोग अगर प्रॉफिट में भी हो ना, तो ये उनको पकड़ के ले आती है अपने पास कंपोनेंट में। 2000 के लॉस को पाने के लिए, 1800 के लॉस को पाने के लिए आपने 60-66 ट्रेड मारे हैं। तो आपकी ट्रेड्स भी ज़्यादा हैं, उस हिसाब से देखा जाए। हाँ ना, इसमें 66 ट्रेड्स नहीं है एक्चुअली। अब मैंने देखा था कहीं पे 66 लिखा हुआ था। हाँ, मैं दिखाता हूँ, स्क्रीन पे चलते हैं हम लोग। आप अगर इसमें देखते हैं ये स्क्रिप्ट वाइज, ठीक है, और डेट वाइज भी देखते हैं हम लोग, है ना। ये 14 तारीख का लास्ट का था। तो ये जो मेरे किए है ना, मैंने इस बार आया था तो एकदम सिंपल सा रूल बना लिया था कि 3 ट्रेड से ज़्यादा तो करना ही नहीं है, फिर चाहे हो लॉस चाहे हो प्रॉफिट। और ये जो दिख रहा है ना इतना ट्रेड, जैसे मैंने 100 खरीदा है तो मैंने उसमें पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लिया, 50 बाद में बेचा, तो वो 3 ट्रेड दिख रहा होगा। वो तो वैसे ही दिखेगा। ये ऐसे हो जाएगी। हाँ, अच्छा, ये 14 तारीख का है पूरा। देन ये 12 तारीख का है। देखिए 14 तारीख को ये डिलीवरी है, बाय 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 बाय। तो मैंने खरीदा है इसमें 130 अगले क्वांटिटी। पेज पे जाइए एक बार। बाय प्राइस सेल प्राइस, अच्छा 21 तारीख को एक ही हुआ है, वो भी मैंने डिलीवरी में लिया था। तो वो तो स्विंग के हिसाब से लिया है, प्राइस अच्छा लगा। अब देखिए 14 तारीख को हम लोग थे ना पहले, कि इतना दिखा क्यों रहा है। जैसे ये 14 तारीख को है बजाज फाइनेंस, एक दो, एक बाय किया है, एक सेल किया है, दैट्स इट। 500 क्वांटिटी बाय की, ट्रेड अपने अपोजिट में चले गया, स्टॉप लॉस लगा दिया, इससे ज़्यादा लॉस नहीं चाहिए। फिर सेम डे एशियन पेंट ये खरीदा है और ये बेच दिया। अब ये जो बेचा है मैंने, इंट्राडे में मैंने सेल किया था, तो ये वो एक बार में मैं किया हूँ एग्जिट, लेकिन ये शायद सिस्टम की वजह से एग्जिट 2 बार में हुआ है ये। उसके बाद में 14 तारीख का है ये तीसरा ट्रेड श्रीराम में। और ये एक 14 तारीख ऐसी दिन थी जहाँ पे सिर्फ मैंने 4 ट्रेड लिया। पहले ट्रेड में मैं प्रॉफिट में था, बाकी तीनों ट्रेड में लॉस में। ठीक है, अपन पिछले साल चलते हैं अभी 24-25 में। हाँ,
ये 24-25 है। ओके। ये पूरा स्विंग का ही है। जैसे यहाँ पे किसी चीज़ का प्रॉफिट बुक किया होगा कोई स्टॉक्स में, ये भी स्विंग ही है। ये है हिंदुस्तान यूनिलीवर, स्विंग किया था मैंने, खरीदा था इसको 2242 में और बेचा था 2711 में। ये वही मैं बोला था ना आपको कि 52 वीक लो में चल रहा था हिंदुस्तान यूनिलीवर, सपोर्ट के पास था और इसका आरएसआई भी चेक किया था, ओवर सोल्ड जोन में था, तो मैंने 50 की क्वांटिटी वहाँ पे इंटर कर दी और ये मेरे ख्याल से 1 से 1.5 महीने में आ भी गया था ये ऑन द टॉप फिर से। मतलब इंट्राडे पूरा 1 साल मैं बोल सकता हूँ कि मैंने देखा भी नहीं, शायद 2024 दिसंबर में के बाद ही, उसके पहले ही बंद कर दी थी सारी की सारी। यहाँ पे ये जो लॉस दिख रहा है ये मेरे एक होल्डिंग में से था मेरे पास, प्रिंस पाइप, तो काफ़ी पुराना था, लेकिन कैसा हुआ उसका क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर रिजल्ट्स खराब आने लग गए। रिजल्ट्स खराब आने लग गए तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पेशेंस ने जवाब दे दिया नहीं, कि हो सकता है कि और बुरा हो जाए, क्योंकि रिजल्ट्स नेगेटिव में जाने लग गए थे, पॉजिटिव प्रॉफिट नेगेटिव रिटर्न्स में हो गए थे। तो मैंने यहाँ पे पार्शली लॉस बुक कर लिया और उसको दूसरे स्टॉक्स में ट्रांसफ़र कर दिया था। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये जो लॉस, ये एक्चुअली स्विंग वाला है बोल सकते हैं हम, नो ट्रेडिंग। तो 24-25 में कई महीनों में आपने ट्रेड नहीं किया है, और किया है तो बड़ा वाइड सा रेंज आ रहा है। ये सारा स्विंग है। समझ गया मैं वो। तो बीच बीच में आपका जो प्रॉफिट है और जो लॉस है उसका रेंज बहुत वाइड है। ये एक ट्रेड के अंदर भी आप जो बता रहे हैं 1,46,000 का, इसको थोड़ा और स्क्रॉल करो दाएं की तरफ, समाज में ट्रेड नहीं किया है। हाँ ठीक है, एक बार 23-24 में चलते हैं, ये ऑप्शंस है। हाँ, इसमें बहुत सारा मतलब मल्टीपल चीज़ें हैं। अब ये जो महीना था, आखिरी मैंने बोला जैसे दिसंबर आखिरी मंथ था, उसके बाद में 2024 नहीं, 2025 नहीं, तो ऑलमोस्ट ऑल मैं बोल सकता हूँ कि 19 महीने या 18 महीने से अपने आप को इससे एकदम दूर ही कर लिया। मिड जून से लेके सितंबर एंड तक इस साल घुसे रहे हो, प्रॉपरली घुसे रहे हो ऑप्शंस में, तो मेरे ख्याल से सुध-बुध खो के आपने ट्रेडिंग की है। इसमें आपका एवरेज लॉस या हाईएस्ट लॉस दिखाओ एक बार। ये लाख का प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट मेरे को नहीं लगता ट्रेडिंग में होगा, ये होगा होल्डिंग्स बेचने पे। हाँ, ये देखिए। तो ये जो मैंने स्विंग किया था ना, हो सकता है कि ट्रेडिंग के लिए शायद पैसे नहीं होंगे, तो स्टॉक प्रॉफिट बुकिंग की गई है ये, और फिर वो पैसा डाइवर्ट किया गया होगा। बेसिकली पैसा निकाला है गंवाने के लिए। हाँ, गंवाने के लिए ये पैसा हार्डकोर में से। और ये जो पॉजिटिव दिख रहा है 30,000, इसलिए ही दिख रहा होगा क्योंकि वो 99,000 का प्रॉफिट है। अभी इसमें सबसे बड़ा ये देखिए 36, 43, और ये 43 भी हम लोग देखेंगे ना, जहां तक मेरे को पक्का यकीन है ये ऑप्शन स्टॉक्स होंगे। हाँ, ये देखिए। सब लोग मिलके किया है। स्टॉक ऑप्शंस भी हैं, बैंक निफ्टी भी है, निफ्टी भी है। हाँ, इसमें स्टॉक ऑप्शन ने तो दिया है, ठीक है। एक लॉट लिया है, क्वांटिटी 125, मेरे ख्याल से एक ही लॉट होगा ये, तो इसमें लेके छोड़ा है और मतलब अंदर आते गया, जैसे जैसे मार्केट नीचे गिरते गया और मैं और अंदर अंदर आके नजदीक के एटीएम खरीदते गया। जैसे निफ्टी में देखिए, पहले 19,850 की मैंने कॉल खरीदी, वो नीचे आ गया होगा तो मैंने 19,800 की खरीदी, वो और नीचे आ गया तो मैंने 19,700 की खरीदी, और नीचे आ गया तो 19,700 की खरीदी। मार्केट को चेज कर रहे थे आप, जहां जहां मार्केट जा रही थी आप पैसा लेके वहां पहुंच रहे थे। तो ये ऊपर आएगा, तो वो पोजीशन जैसे रहती 1 2 3 4 5, अब जैसे वो जाएगी ऊपर तो पांचों में मेरा प्रॉफिट बन जाएगा। तो ये कहानी चल रही थी इसके अंदर। प्लीज इस पे चलते हैं तो, और इसमें तो भी ये फिर में दिख रहा हो कि 43,000 का नेट लॉस है। हाँ, नेट लॉस 3,90,000 है। अगर हम लोग देखते हैं ये ठीक था, ये इसके पहले ही सब कुछ जो ईयर हम लोग अब सिलेक्ट करेंगे, हम चलते हैं 22 से इसमें, है ना। ये देखिए, बोल रहे थे ना जॉब छोड़ने के और वो सारी कहानी में। यहाँ पे तो आप, मेरे को लगता नहीं सोए भी हैं कभी किसी भी दिन।
सिर्फ ये फितूर से चढ़ गया मेरे को लग रहा है ना। हम्म इसमें ग्रीन होंगे शायद ऑप्शंस भी, लेकिन हाँ, स्क्रीन ऑप्शंस होंगे ना, वो कैसे है ना, छोटे छोटे प्रॉफिट में चले जाना, मतलब वो कैपेसिटी ही नहीं रहती थी। और इसका एकदम सिंपल सा अभी जो रियलाइज करता हूँ ना मैं, ये ऐसा क्यों हो रहा था कि आपको अगर नॉलेज नहीं है ना, तो आप प्रॉफिट से भी डरते हो, आप लॉस से नहीं डरते हो, आप प्रॉफिट से डरते हो एक्चुअली। इनसिक्योर हो जाते हो कि प्रॉफिट कम ना हो जाए। हाँ, जब प्रॉफिट में आप चलते हो तो आपको डर लगता है कि यार लॉस में ना बदल जाए। जब लॉस होता है ना आपको, तो आप कहते हो ठीक है, अब आ जाएगा, अब आ जाएगा, आप वहां पे होप रखने लगते हो। और यहाँ प्रॉफिट में आप डरने लगते हो। एक अब दिसंबर 2022 में आपका 5,11,000 का लॉस हुआ है। ये बहुत बड़ा लॉस है। आपकी सैलरी का 5 गुना पैसा एक महीने में चला गया, उसमें से 3,81,000 जो आप दिखा रहे हो वो एक दिन का ही लॉस है। ये वही दिन है जो आप बता रहे थे। नहीं, ये वो नहीं है, वो इसके पहले ईयर में मिलेगा। नहीं, बट इसको भी देख ही लेते हैं, कोई बात। हाँ, वो 21-22 में मिलेगा। ये मैंने बोला ना, ऑप्शंस मैंने शुरू कर दिया था, टॉप ऑप्शंस में। अपनी पोजीशन से आधे दाम में बेचा आपने। हाँ, क्वांटिटी की तो हद ही मचाई हुई है ये 10 रुपये 40 पैसे पे बेचा क्यों? याद है कुछ? ये 10 रुपये 40 पैसे पे बेचा क्यों? उससे कम क्यों नहीं होने दिया? उससे पहले क्यों नहीं हो छोड़ा? यही पे क्यों रुक गए? नहीं, जब ये दिखने लग गया ना, ये अनबेरेबल हो चुका था। मतलब ये जब अब लाल दिखने लग गया था, क्योंकि एक पहले का हिस्ट्री था 280 लाल, हाँ, मतलब अब नहीं हो सकता। अब ये रुकूंगा मैं तो मैं और जीरो ना हो जाए। तो अगर मैं यहाँ पे शायद रुकता, तो वो 380 की जगह पूरा 5-0 हो जाता। पॉसिबल। और मेरे को लग रहा है कि अगर हम जाके ये पैक डेट में चेक करें, तो शायद ये ऑप्शन जीरो ही हो जाते। फिर एक टाइम पे आपके इतने ट्रेड चल रहे हैं। आप बैंक निफ्टी को देखोगे, निफ्टी को देखोगे, स्टॉक ऑप्शंस को देखोगे, लाइव ट्रेड रियल टाइम में 3 जगह फोकस करना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। आपको पता भी आप क्या कर रहे थे। एक्चुअली ऐसे बैंक का मैंने जो कॉल ऑप्शन लिया था, ये मंथली एक्सपायरी थी, ठीक है। तो इस पे इतना नजर रखने की जरूरत मेरे हिसाब से मेरे को नहीं लगती थी। फिर यहाँ देखिए, यहाँ भी मैंने फॉलो किया है मार्केट को। वो भी कौन सी मार्केट को? गिरती हुई मार्केट को। हम्म। पहले 18,500 का खरीदा है, फिर 18,550 का खरीदा है, ये पहले, फिर उसके पीछे ये, और यहाँ बैंक निफ्टी भी चल रही है। तो अगर मैं इस सेम डे को 15 दिसंबर 2022 को जाके आज देखूंगा, तो वो क्लियर कट मार्केट मेरे को बता रहा होगा कि यार मैं खुला ही नेगेटिव था, मैं आज पॉजिटिव हो ही नहीं सकता। और मेरी तरफ से स्टोरी वहां पे अलग चल रही थी। ऑफ कोर्स। इससे पिछला ईयर भी है क्या? हाँ, इसका पिछला ईयर भी है अपने पास। ये थोड़ा प्रॉफिटेबल था। शायद इसी प्रॉफिट के चक्कर में आपका इंटरेस्ट मार्केट में हुआ है। हम्म यहाँ पे ऐसा नहीं लगता मेरे को, मैंने कहा कभी इतना ज्यादा ऑप्शंस, ठीक है, वो कभी करना भी होगा तो एक आध लॉट से, उससे ज्यादा नहीं। बाकी सारा का सारा या तो मेरे प्रॉफिट्स आए होंगे, मैंने स्विंग किया था उससे, या स्टॉक में इंट्राडे, निफ्टी, बैंक निफ्टी या ऑप्शंस, उन सब चक्करों में नहीं पड़ता था। तो ये साल भी अगर देखते हैं तो प्रॉफिट में था ओवरऑल। हम्म। सबसे बेकार हुआ तो 2022-23 फाइनेंशियल ईयर। हम्म। वो तो चलो, अभी जो बीत गया, जो बात गई, जब से ट्रेडिंग छोड़ा है जेपी, देखो इसमें हमारी गलती तो बहुत थी। हमने कुछ सीखा नहीं, हमारा साइकोलॉजी सेटअप था ही नहीं कुछ। वो सब चीज़ें हैं, वो सब कन्वेंशनल मिस्टेक्स हैं। और हमने बात की है, ईगो ट्रेडिंग की बात की है, और ब्रिजिंग की बात की है, साइकोलॉजी की बात की है। बट पिछले 1 डेढ़ साल में हाउ हैज़ द लाइफ बीन? 1-1.5 साल में ना, कुछ चीजें कहते हैं ना कि बहुत अच्छी हुई। जो मैंने एक्टिवली ट्रेडिंग, मतलब दिख ही रहा था। अब कितना कितना कोशिश करोगे, होता है ना कि एक और ट्राई, लेकिन किसी के सुविचार सुन के, अच्छे विचार सुन के आदमी और कोशिश करता है। तो मैंने सारी लिमिट हो गई खत्म, अब नहीं करना। वही पहले अच्छा था, और कहीं इतनी मेहनत करनी है आपको। और स्टॉक से, ट्रेडिंग से दूर रहने के लिए पूरा का पूरा पोर्टफोलियो मैंने खाली कर दिया था, एकदम जीरो। सारा स्टॉक साफ कर दिया, जितना भी लोन था, जितना भी अमाउंट हो रहा था, उसको सारा सेटल कर दिया एक ही बार।
मतलब कुछ नहीं सोचना है अभी इसमें। तो अभी आपका कोई EMI नहीं चल रहा है? नहीं, फिर ये जो होल्डिंग्स मैंने बनाई वो पिछले 6-8 महीने में फिर से होल्डिंग बनाई। एक प्रॉपर 8 से 9 महीने का एकदम परफेक्ट गैप दिया। अब और तब मैं इतना एक बहुत अच्छी चीज़ पर आ गई कि मैं बेस्ट शेप इन माय लाइफ हूँ, कि थ्रू आउट द ईयर जो मेरे को टाइम मिला, मौका मिला, इन सब चीज़ों से बाहर आने के लिए, ये बहुत अच्छा था कि मैंने सारा का सारा यूटिलाइज़ कर दिया अपना फिज़िक के ऊपर। ये सारी चीज़ उन्होंने मिलके बहुत अच्छा हेल्प आउट किया और चीज़ें बदल गई। अब अगर मैं देखता हूँ तो मैंने एक बार फिर से मतलब अ, अपनी सारी चीज़ों को अलाइन कर दिया इसमें और मैं फिर से आ गया इसमें, नॉर्मल वाले में अपने। ठीक है, वो एक अलग अब नई जर्नी बनने की तरफ हम अग्रसर हुए हैं। दैट्स अ डिफरेंट फेज ऑफ लाइफ दैट हैज स्टार्टेड। अभी पीस ऑफ माइंड पे हो, बहुत अच्छा किया कि ब्रेक लिया, बिकॉज ब्रेक लेना इम्पोर्टेंट था, रोक देना इम्पोर्टेंट था और इसकी मैंडेटरी था। ज़्यादातर लोगों का लॉस आपका 20 लाख 19 लाख पे रुके आप, यही 19 लाख 1 करोड़ 90 लाख भी हो सकता था, जो कि लोगों का हुआ है। और उसका रीज़न यही था कि आप रुक गए, यू वर एबल टू टेक दैट डिसीजन। और इससे लोगों को सीखना चाहिए कि जब बात नहीं बन रही तो भैया रुक जाओ, मार्केट कहीं नहीं जा रही है, यू कैन कम बैक इफ एवर यू डू। बट जाते जाते आप क्या कहना चाहेंगे बिफोर वी रैप इट अप जेपी? इसको जैसे रुकना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं देखूँ, मैं जो पूरा मेरे लॉसेस का एनालिसिस करता हूँ, कि मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि फर्स्ट 6 महीने के बाद में मैंने एनालिसिस करना छोड़ दिया। जो सबसे बड़ा लेसन जो मेरे को मेरे लिए लोगों को लगता है ना, मेरे हिसाब से सबसे बड़ा लेसन हमको मिलता है हमारे लॉस से। हमारे प्रॉफिट हमको कुछ नहीं सिखाते, लॉसेस को ही हम ठीक से अगर एनालाइज कर ले राइट। तो हमारे जो लॉसेस होंगे ना फ्यूचर में, वो सारे लॉसेस एक नंबर तक धीरे धीरे रिड्यूस और फिर रिड्यूस से प्रॉफिट में भी हो जाएंगी, और वो सारी चीजें आपको बहुत कॉन्फिडेंस देती है। स्टॉक मार्केट में करना बहुत अच्छी जगह है, मार्केट की कोई गलती नहीं, ना ही मैं किसी और को दोष दूंगा, या उसकी सुन के इसकी सुन के भी नहीं थी। जो किया है खुद से किया है, ये सिर्फ मेरा ही किया था कि अगर मैं अपने आप को और इक्विप कर लेता, ठीक है। और ये जर्नी जो शिफ्ट भी हुई है ना, ये मैं बोलूँगा यूट्यूब ही है जिसकी वजह से मैंने फिर से 10-15 बुक्स ऑडियो सुनी कि जी से क्या हो रही है, क्या गलत हो रही है। सेम बुक्स 10 बार सुनी, कई लोगों की बुक सुनी, ट्रेडिंग क्या है, और फिर से वापस से इंटरेस्ट आया और एक-एक चीज़ों को अब और सही करना है पहले। बहुत सारी गलतियाँ थी जो शायद अगर मैं अभी देखता हूँ कि 1.5 साल के गैप के बाद अब फिर से बीच में ऐसे हुआ था यार कि चलो अब तो मैं सीख गया। तो ये जो मैंने बाद में देखा ना, लोगों को जब अपना लोग एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो ये एक्सपीरियंस में सबसे अच्छी बात ये रही ना कि आपको नौकरी क्यों ही छोड़नी, करेक्ट। और ऐसी नौकरी जो आपको इतना बढ़िया सैलरी दे रही हो। कितने लोगों की सैलरी होती होगी लाख सवा लाख के ऊपर, बहुत नहीं? तो ऐसी अच्छी नौकरी छोड़ के आप ऐसी चीज करना चाहते हो, तो अब ये हो गया डिसाइड कि नहीं यार चलो आप सीखना है, लोग अपने करियर में फोकस करें तो और अच्छा हाई पे जाते हैं, और ये मनी फिर कुछ भी नहीं रह जाती है। करेक्ट। बट थैंक यू सो मच जेपी फॉर शेयरिंग दिस। बहुत अच्छा लगा यार टू अंडरस्टैंड के प्रोफेशनली बैकग्राउंड से आते हुए भी एक रैशनलिस्टिक सोच किस तरह से इमोशनल सोच बन जाती है और फिर वापस वो रैशनलिस्टिक कैसे हो जाती है, और इन चीज़ों पे अड़े रहना भी इम्पोर्टेंट है। एंड द क्लैरिफिकेशन ऑन कि जॉब को छोड़ देना कितना आसान है, लेकिन एक्चुअल में जॉब ना होना और पैसा ही ना होना उससे कितना ज़्यादा मुश्किल काम है। जॉब की फ्रस्ट्रेशन, जॉब फ्रस्ट्रेशन तो बिजनेस में भी होती है। जो चीज़ तुम्हें अच्छी नहीं लगती उस चीज़ से तुम फ्रस्ट्रेट हो गए, या तो जॉब ऐसा करो जो कि अच्छा लगता हो। और सिर्फ पैसे के लिए अगर आ रहे हो, जो कि लोग ट्रेडिंग में सिर्फ यही सोच के आते हैं, तो वो एक रियलिटी चेक बहुत जल्दी हो जाता है। बट थैंक यू अगेन जेपी फॉर शेयरिंग एवरी डिटेल दैट यू डिड।